एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज का लेक्चर है ट्रांसपायरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वाटर पोटेंशियल और उस लेक्चर से हमने स्टार्ट की थी अपनी बीएससी 5th सेमेस्टर पेपर 1 की यूनिट 1 बॉटनी की। तो आज उसका नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 1 का ट्रांसपायरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रांसपायरेशन आज हम कम्प्लीटली देखेंगे। इसमें हम पता करेंगे स्टोमेटा क्या होता है, क्या क्या टाइप्स हैं ट्रांसपायरेशन के, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को। पूरी प्रोसेस इन डिटेल आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन के साथ। डेफिनेशन शुरू करेंगे ट्रांसपायरेशन की। ट्रांसपायरेशन इज़ द गिविंग ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लांट। तो सिंपली इसका मतलब है कि जो ट्रांसपायरेशन है उसमें जो वाटर वेपर्स हैं प्लांट सरफेस से वो बाहर चली जाती हैं। गिविंग ऑफ होता है उनका, वो बाहर निकलना उनका वाटर वेपर्स का, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो इसमें नॉर्मली होता है क्या है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है प्लांट के अंदर वो निकाल दिया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। जैसे ह्यूमंस में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर निकाल दिया जाता है यूरिनेशन के थ्रू, वैसे ही प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन के थ्रू। इसके अलावा कुछ और प्रोसेसेस हैं जैसे गटेशन, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट वो प्लांट में वाटर ट्रांसपायरेशन के थ्रू ही निकलता है। तो ठीक है, ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर होता है नॉर्मली, क्योंकि एक्स्ट्रा वाटर होता है जो बचता है रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इन सारी प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होता है उसका लॉस, उसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लिविंग टिश्यू ऑफ एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो जब वाटर का लॉस होता है, पानी का लॉस होता है किसी भी लिविंग टिश्यू में से, प्लांट के लिविंग टिश्यू में से जो एरियल पार्ट्स होते हैं उनमें से, और किस फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, बूंदों के फॉर्म में नहीं, वेपर गैसियस फॉर्म में। तो उसका जब इस तरह से वाटर का लॉस होता है तो उसको ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन देखते हैं। तो मेनली 3 टाइप्स के हैं ट्रांसपायरेशन, क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर और स्टोमेटल। तो क्यूटिकुलर ये क्यूटिकल्स में होता है, क्यूटिकल्स में क्यूटिकल जो पार्ट होता है। लेंटिकुलर ये लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। लेंटिसेल्स होते हैं स्मॉल पोर्स होते हैं बार्क पोर्शन पे, जो बार्क होता है प्लांट का, प्लांट की छाल, वहाँ पे कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं उन पे, उनको लेंटिसेल्स बोलते हैं। तो लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन हो गया। और लास्ट है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, जो कि स्टोमेटा के थ्रू होता है। अभी हम देखेंगे स्टोमेटा क्या होते हैं। वैसे आपको पता होगा जो गैसेस एक्सचेंज के लिए जो स्ट्रक्चर होते हैं लीव्स में, उनको स्टोमेटा बोला जाता है। और मोर देन 95% ट्रांसपायरेशन इन्हीं की फॉर्म में होता है, इन्हीं के थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। तो 95% ट्रांसपायरेशन प्लांट में स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन ही होता है। तो ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट स्टोमेटा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टोमेटा। स्टोमेटा को देखेंगे क्या होते हैं स्टोमेटा। तो सबसे पहले तो स्टोमेटा की लोकेशन जान लो। तो जैसे ये लीव्स हैं, ये एक लीफ है, इसका अपर पार्ट है, इसके जो लोअर पार्ट होगा नीचे की तरफ, लोअर पार्ट में स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे और अपर पार्ट में स्टोमेटा एब्सेंट होंगे। तो लोअर पार्ट में ही गैसेस एक्सचेंज होगा नीचे की तरफ। ठीक है, लोअर पार्ट में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, लोअर पार्ट ऑफ द लीफ। स्टोमेटा हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस में CO2 का इनटेक होता है, CO2 अंदर लेते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। और रेस्पिरेशन में उल्टा होता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन में जैसे सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। तो ये गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा की हेल्प से होता है प्लांट्स में। किसकी हेल्प से? स्टोमेटा की हेल्प से। They are minute pores found in the epidermis of leaves, stem, etc. ये minute pores होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं ये, जो कि एपिडर्मिस पे होते हैं, किसके? लीव्स की और स्टेम्स की। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा की हेल्प से होता है। अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। दोनों टाइप की लीव्स में, मोनोकॉट में और डाइकॉट में, 2 टाइप के प्लांट्स होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। आपने 3rd सेमेस्टर में डिटेल में देखा होगा मोनोकॉट फैमिलीज, डाइकॉट फैमिलीज। तो वो यहाँ पे हम मोनोकॉट और डाइकॉट
लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, दोनों स्ट्रक्चर उनके हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको डाइकॉट फैमिलीज, मोनोकॉट फैमिलीज पढ़नी है तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहले मोनोकॉट स्टोमेटा, इसमें जो गार्ड सेल्स होते हैं वो डंबल शेप्ड होते हैं। इसमें इसकी उसमें स्ट्रक्चर में, एनाटॉमी में, स्टोमेटा की में हमको कुछ सेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे गार्ड सेल्स, एपिडर्मल सेल्स और पोर्स, इसके अलावा सब्सिडियरी सेल, ये सारे अभी हम देखते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है पूरा। इसमें सबसे पहले एपिडर्मल सेल्स देखने को मिल जाएंगे, ये और ये, इनको एपिडर्मल सेल बोलते हैं। फिर ये जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स ये गार्ड सेल्स हैं, और गार्ड सेल्स में ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। ये गार्ड सेल्स की लोकेशन दिख रही है, ये गार्ड सेल्स, और ये जो इस तरह से लाइनिंग, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोफाइब्रिल्स हैं। ये स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। और ये इसमें पोर है, इसी की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज, वाटर वेपर एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। और ये सब्सिडियरी सेल, गार्ड सेल्स, पोर, और ये एपिडर्मल सेल। ये स्ट्रक्चर हो गया मोनोकॉट स्टोमेटा का। नेक्स्ट डाइकॉट स्टोमेटा, इसमें भी हमें एक पोर देखने को मिलेगा, बीच में पोर जहाँ से एक्सचेंज होगा गैसेस का, वाटर वेपर का। फिर गार्ड सेल्स, उसमें भी माइक्रोफाइब्रिल्स देखने को मिलेंगे जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प कराएंगे। ये एपिडर्मल सेल्स, ये डाइकॉट स्टोमेटा है, इसमें किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के गार्ड सेल्स हैं, दोनों में यही डिफरेंस है। डाइकॉट स्टोमेटा में किडनी शेप्ड, और जो मोनोकॉट स्टोमेटा है उसमें डंबल शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं। तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब हम टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, इट अकर्स थ्रू द क्यूटिकल। ये क्यूटिकल की हेल्प से होता है, किसकी हेल्प से? क्यूटिकल की जो अपर लेयर होती है लीफ पे, उसकी हेल्प से। क्यूटिकल इज द लेयर प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, ये लेयर होती है लीफ सरफेस पे प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ ए सब्सटेंस क्यूटिन, क्यूटिकल बना होता है एक सब्सटेंस का जिसको क्यूटिन कहते हैं, क्यूटिकल और क्यूटिन। थिकर द क्यूटिकल लेस विल बी द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जब क्यूटिकल लेयर बहुत थिक होती है तो ट्रांसपायरेशन रेट कम हो जाएगी, क्योंकि वो गैसेस को निकलने नहीं देगी। ठीक है, समझ में आ गया? क्यूटिकल अगर थिक होगी, मोटी होगी, तो ट्रांसपायरेशन की रेट कम होगी। ओनली ए लिटिल पार्ट ऑफ प्रोसेस अकर्स थ्रू स्टोमेटा, थ्रू क्यूटिकल, यहाँ पे स्टोमेटा गलत लिखा हुआ, क्यूटिकल के थ्रू बहुत कम पार्ट होता है ट्रांसपायरेशन का परफॉर्म, बाकी मोस्ट ऑफ द पार्ट किसकी हेल्प से होता है? स्टोमेटा की। नेक्स्ट लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, दिस टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन अकर्स थ्रू द लेंटिसेल्स, ये लेंटिसेल्स की हेल्प से होता है। लेंटिसेल्स अभी बताया था आपको, स्मॉल पोर्स होते हैं बार्क रीजन में। लेंटिसेल्स आर स्मॉल रीजन और बार्क एटसेट्रा एंड बियर स्मॉल लूजली अरेंज सेल्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ये स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बार्क रीजन में, और इनमें स्मॉल लूजली अरेंज सेल्स होते हैं जिनको हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, तो इसमें अमाउंट ऑफ वाटर लॉस तो होता है लेकिन वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम वाटर का अमाउंट इसमें से बाहर निकलता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन की हेल्प से। नेक्स्ट स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन होता है ये। दे आर मोस्टली कन्फाइंड टू द लीव्स बट मे बी प्रेजेंट इन हर्बेशियस स्टेम्स एज वेल, ये बहुत मोस्टली तो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं लेकिन हर्बेशियस स्टेम्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अब ये हमने तीनों टाइप के ट्रांसपायरेशन देख लिया, स्टोमेटा देख लिया स्ट्रक्चर किस तरह से इसमें से लॉस होता है वाटर का। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है एडवांटेजेस क्या होते हैं उसके ट्रांसपायरेशन के, एडवांटेजेस या रोल्स ऑफ ट्रांसपायरेशन। इट कंट्रोल्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल, ये एब्जॉर्प्शन जो वाटर का होता है सॉइल से, वो उसकी रेट को कंट्रोल करता है, मतलब किस तरह से कितना वाटर एब्जॉर्ब करना है उसको ये कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट्स, ये मिनरल सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंट ऑफ सैप, असेंट ऑफ सैप ये वाटर ट्रांसपोर्टेशन की एक प्रोसेस है जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इट रेगुलेट्स द प्लांट टेम्परेचर, ये प्लांट टेम्परेचर रेगुलेट करता है, क्योंकि वाटर लॉस होता है तो उसकी हेल्प से प्लांट टेम्परेचर भी रेगुलेट रहता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द कूलिंग ऑफ लीव्स एंड आल्सो द सराउंडिंग एयर, ये लीव्स की कूलिंग करता है, लीव्स को ठंडा रखता है और सराउंडिंग एयर को भी। तो आपने देखा होगा प्लांट के नीचे आपको ठंडा लगता है, एयर तो हर जगह होती है लेकिन एयर प्लांट के नीचे ठंडी होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि उसमें वाटर वेपर्स मिक्स होती हैं जो कि ट्रांसपायरेशन की वजह से होती हैं, ट्रांसपायरेशन की वजह से निकली हुई होती हैं वाटर वेपर्स वो।
It protects the leaves from heat injury, particularly under conditions of high temperature and intense sunlight. ये प्लांट की लीव्स को प्रोटेक्ट करता है जब हीट इंजरी होती है उससे, और पार्टिकुलरली उन कंडीशंस में जब टेम्परेचर हाई होता है और सनलाइट बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है। कर्टिस एक साइंटिस्ट थे 1926 में, उन्होंने कहा था ट्रांसपायरेशन एज नेसेसरी ईवल। उन्होंने ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी ईवल बोला था। एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, ये होना ही होना चाहिए प्लांट में। तो ये आपको याद रखना है कि ये किसने बोला था, ट्रांसपायरेशन इज अ नेसेसरी ईवल। और वो इसलिए नेसेसरी है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों में हेल्प करता है। तो याद रखना किसने बोला था, ये कर्टिस ने 1926 में ट्रांसपायरेशन इज ए नेसेसरी ईवल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये हम देखेंगे। तो इनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहर से अफेक्ट करते हैं, क्या क्या है वो, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉइल टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ एयर टेम्परेचर एंड वाटर। नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर्स, फिर इनको हम एक एक करके देखेंगे। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, लीफ स्ट्रक्चर, रूट सूट रेशियो और एज ऑफ प्लांट। ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखेंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी किस तरह से अफेक्ट करती है ट्रांसपायरेशन की रेट को, वो देखेंगे हम। इफ़ द एटमॉस्फेयर इज ह्यूमिड इट रिड्यूसेस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अगर एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो जाएगी। मतलब अगर वाटर का अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है ऑलरेडी, तो ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो जाएगी। व्हेन द एयर इज ड्राई द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीजेस। और जब एयर ड्राई होगी, गर्माहट होगी मौसम में, तो ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है विंड। हवा का क्या असर रहता है। वाटर वेपर्स एक्यूमुलेट नियर द लीव्स इन क्वाइट एटमॉस्फेयर दस डिक्रीजिंग द ट्रांसपायरेशन। जब क्वाइट एटमॉस्फेयर होता है, हवा नहीं चल रही होती है, तो वाटर वेपर एक्यूमुलेट हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं लीव्स के सरफेस पे, और फिर वो फर्दर ट्रांसपायरेशन नहीं होने देती हैं। विद मॉडरेट विंड वेलोसिटी रेट इंक्रीजेज ड्यू टू द फेलियर ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर वेपर। तो जब मॉडरेट विंड वेलोसिटी होती है, मतलब नॉर्मल हवा चल रही होती है नॉर्मल वेलोसिटी के साथ, तो फिर ये ट्रांसपायरेशन की रेट इंक्रीज कर देता है, क्योंकि वाटर वेपर इकट्ठी नहीं हो पाती हैं, वो हटती चली जाती हैं और न्यू फर्दर वाटर वेपर्स आती जाती हैं। नेक्स्ट, हाई विंड वेलोसिटी इज सेड टू रिड्यूस द प्रोसेस बाय मैकेनिकल क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड कूलिंग इफेक्ट। इसके अलावा जब हाई विंड वेलोसिटी हो जाती है, हवा की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो रिड्यूस कर देती हैं प्रोसेस को, ट्रांसपायरेशन कम हो जाता है, क्योंकि मैकेनिकल क्लोजर हो जाता है स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं और कूलिंग इफेक्ट हो जाता है उसकी वजह से। नेक्स्ट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है, तो फिर ट्रांसपायरेशन की रेट हाई हो जाएगी। नेक्स्ट क्या फैक्टर है, सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर किस तरह से इफेक्ट करता है। द प्लांट्स ग्रोइंग इन वार्म रीजन्स सो लेस ट्रांसपायरेशन एट टेम्परेचर लोअर देन 5 to 8 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर अ ग्रेजुअल इंक्रीज द रेट इंक्रीजेज अगेन अ फॉल इज रिपोर्टेड आफ्टर 20 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, जब प्लांट ग्रो करते हैं वार्म रीजन्स में, गर्म एरिया में जब ग्रो करते हैं, तो वो कम ट्रांसपायरेशन शो करते हैं। जब टेम्परेचर लो होता है, 5 से 8 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहाँ पे कम ट्रांसपायरेशन होता है। आफ्टर ग्रेजुअल इंक्रीज द रेट इंक्रीजेज। फिर थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा 10 to 15 डिग्री सेल्सियस तक, 15-18 डिग्री सेल्सियस तक। फिर जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है फिर से टेम्परेचर, तो फिर से ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो जाती है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एयर टेम्परेचर। एयर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है। एट हाई टेम्परेचर वाटर इवेपोरेट्स विद एनहांस्ड रेट्स। जब हाई टेम्परेचर होगा, एयर टेम्परेचर हाई होगा, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, मतलब ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। सो द वेरिएशंस इन टेम्परेचर मॉडिफाई द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जब वेरिएशन होंगे टेम्परेचर में, ट्रांसपायरेशन का रेट भी वेरी होगा। वाटर, लेस अमाउंट ऑफ सॉइल वाटर डिक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। अगर सॉइल वाटर का अमाउंट कम है, तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वाटर के पास ही इतना ज़्यादा प्लांट के पास ही इतना ज़्यादा वाटर नहीं होगा, तो फिर वो इवापोरेट क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगा। फिर
अब नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो क्या क्या इफेक्ट करते हैं वो देखेंगे। लीफ स्ट्रक्चर इन जीरोफाइट्स, लीफ का स्ट्रक्चर किस तरह से इफेक्ट करता है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, वो क्या इफेक्ट डालेगा ट्रांसपायरेशन पे वो देखेंगे। इन जीरोफाइट्स द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज रिड्यूस्ड considerably due to structural modifications, example presence of thick cuticle, hard and leathery leaf, rolling of leaves, sunken stomata and development of mechanical tissue। तो जो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं जो रेगिस्तान में उगते हैं, उनको वाटर की बहुत ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती, तो उनमें रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन उसने अपने इस तरह से चेंज किए होते हैं स्ट्रक्चर में कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन कम हो जाती है। जैसे थिक क्यूटिकल होता है उन पे, हार्ड लेदरी लीफ होती है, रोलिंग ऑफ लीफ होता है, स्टोमेटा संकन होते हैं और मैकेनिकल टिश्यू का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें लीफ स्ट्रक्चर, जो चेंजेस हैं लीफ स्ट्रक्चर में वो हेल्प करते हैं ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने में, जो वाटर है उसको लॉस होने से बचाने में। तो इस तरह से लीफ स्ट्रक्चर भी इफेक्ट करता है ट्रांसपायरेशन को। अब नेक्स्ट है रूट सूट रेशियो। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट सिस्टम एंड वाटर ट्रांसपायर्ड बाय लीव्स। द इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ रूट एंड सूट इनहांसेस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जो ट्रांसपायरेशन का रेट है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किससे, जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा रूट्स के द्वारा और वाटर ट्रांसपायरेशन होगा लीव्स के द्वारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसीलिए जो रेशियो होता है रूट और सूट का, जो अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन की रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर रूट और सूट ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन का रेट भी ज़्यादा है। एज ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स का जो एज है वो क्या इफेक्ट डालता है। जर्मिनेटिंग सीड्स सो ए स्लो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं उनमें ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो जाती है। फिर जैसे ही प्लांट मैच्योर होता जाता है उसका जो मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन रेट होता है वो मैच्योरिटी पे होता है। फिर जो सीनेसेंस स्टेज होती है वहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। हाउएवर इट डिक्रीजेज एट द सीनेसेंस स्टेज। जो प्लांट की लास्ट स्टेज होती है वहाँ पे सीनेसेंस स्टेज पे बहुत कम हो जाता है ट्रांसपायरेशन का रेट। तो ये हो गया ट्रांसपायरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन और स्टोमेटा स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस कर ली। आज हमारा ट्रांसपायरेशन वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से देखेंगे, बीएससी 5th सेमेस्टर पेपर 1 यूनिट 1 का। तब तक के लिए आप अपने नोट्स बनाते जाइए साथ साथ, और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।